अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को स्टडी करने जा रहे हैं। के बी यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस एक्चुअली बेस की स्ट्रेंथ को शो करता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली जो हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा था, ये आप समझ लें बेस के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। बेस में और एसिड में फ़र्क क्या है? एसिड की के ए वैल्यू एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही थी। बेस की के बी वैल्यू यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो बेस के लिए इस्तेमाल होता है वो वैल्यू बेस की स्ट्रेंथ को शो करेगी। जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि जो पीएच होती है वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो शो करता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस चीज़ को डाल के मैंने वो सोल्यूशन बेसिक बनाया है वो बेस कितनी खुद स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए मुझे एक नई डेरिवेशन करनी पड़ती है जो कि असल में है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी तरफ चलता हूँ और उससे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया अमोनिया का और 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दोनों का 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाए, यानी कि 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया और सेम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये पीएच इंट्रोड्यूस कराएगा आपको 11.1, ये पीएच आपको इंट्रोड्यूस कराएगा 13। ये शो कर रहा है कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो सब्सटेंस ऐड की है बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको ये शो कर रहा है कि खाली पीएच के ज़रिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 11.1 के बराबर हो जाए, आप इसको डाइल्यूट करते जाएं 0.01, 0.001। जब आप डाइल्यूट करते जाएंगे ना तो ये पीएच 13 से कम होना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि 11.1 के बराबर आ जाए। तो डाइल्यूशन से आप दो डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच तो बराबर कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सब्सटेंस जो उसको बेसिक बना रही है, जिससे उसकी नेचर बेसिक हो गई है, वो खुद कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ता है कांस्टेंट वो है के बी या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। फॉर एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो उसका अगर मैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाता हूँ तो वो एक बहुत ही कम जो है प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्सिलाइन, या पीएच जो है वो 14 के करीब नहीं प्रोड्यूस करती, वो कम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सो अपेरेंटली हमारे पास पीएच का कॉन्सेप्ट भी बेस के लिए भी उतना रिलायबल नहीं है कि बेस की स्ट्रेंथ खुद क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट को शो किया जाता है के बी से। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो हम बेस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटेटिवली मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये क्वांटिटेटिवली मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी कि बेस कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कितनी वीक होगी ये इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोई भी बेस होती है तो वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती है या हाइड्रोजन गेन करती है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमोनिया की बात करूं NH3 की और उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए, मैं वाटर को ना H2O की बजाय H और OH लिख लेता हूं, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, या यूँ समझे अमोनिया जो होता है वो इस हाइड्रोजन आयन को गेन करके बनाता है अमोनियम आयन और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्सिल आयन को। ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही बेस के तौर पे एक्ट करे, कोई नेगेटिव स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कार्बोनेट आयन लेते हैं, कार्बोनेट आयन, तो ये वाटर में हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करके बनाता है बाइकार्बोनेट HCO3-1 और साथ बनाता है हाइड्रोक्सिल आयन।
यानी कि ये जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा है ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये चला जाता है टुवर्ड्स द सब्सटेंस जो हमने ऐड की है। ऐसी सब्सटेंस जो इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले वो सब्सटेंस कहलाएगी बेस। सो बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जितने कम प्रोड्यूस होंगे उतनी वीक बेस होगी, लेकिन इसको क्वांटिटेटिवली भी तो मेजर करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ये बी बेस है, इट कुड हैव अ लोन पेयर और चार्ज। ये जब वाटर से रिएक्ट करती है तो वाटर का हाइड्रोजन आयन ये गेन करके बना लेती है BH पॉजिटिव, ठीक है, और साथ बनाती है ये हाइड्रोक्सिल आयंस। अब स्टूडेंट अगर आप इस जनरल रिएक्शन को देखें तो इसमें जो B का किरदार है ना वो बेस का है, या B डज नॉट स्टैंड फॉर बोरोन, ये स्टैंड फॉर बेस। तो मैं यहाँ जरा मेंशन कर दूं ताकि आप ये बोर्ड में भी मेंशन करके आए, B इज इक्वल टू बेस, यानी कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्योंकि कुछ बच्चे इसको बोरॉन से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ये बोरॉन नहीं है वो इसीलिए उसकी वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन आयन जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली है B स्टैंड फॉर बेस। सिंबल जो होते हैं ना वो आप यूज़ कर लेते हैं टू डिनोट सब्सटेंस, बट वो सिंबल यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो सिंबल अगर किसी और सिंबल से ओवरलैप कर रहा है तो हम उसे प्रॉपरली मेंशन कर दें कि ये है क्या। तो B यहाँ पे मतलब है हमारा बेस, नॉट बोरॉन। ओके, अब स्टूडेंट बात यूं है कि अगर मैं इसको इक्वेशन का केसी फाइंड करूं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, ये देखें आपके सामने ऊपर वाले दो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये भी तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर मैं इसका केसी फाइंड करूं तो केसी किसके इक्वल होता है, केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट के। या प्रोडक्ट क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय BH2O। स्टूडेंट अब इस बात को दोबारा समझें, ये शो कर रहा है, केसी शो कर रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये केसी कांस्टेंट केसी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम तो केसी नहीं प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम तो केबी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच एक्चुअली शो द क्वांटिटेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे फर्दर डेरिवेशन करते हैं। देखें वाटर यहाँ मैंने किस अमाउंट में लिया है, ये एक बीकर है और इस बीकर में ये वाटर है, और इस वाटर में थोड़ी सी मैंने बेस ऐड कर दी, इंतहाई थोड़ी सी माइन्यूट अमाउंट बेस ऐड कर दी। तो अगर मैं वाटर को देखूं तो ये बेस के मुकाबले में वो बहुत एक्सेस है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो ऐसी सूरत में मैं कहूँगा वाटर एक्सेस है, और एक्सेस जो सब्सटेंस है वो उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं एज अ कंसंट्रेशन, और इसकी डिस्कशन में लास्ट एसिड वाले टॉपिक में कर चुका हूँ। तो लिहाजा यहाँ भी हम वाटर जो है वो कांस्टेंट लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को, इस वैल्यू को कांस्टेंट लेंगे, ये चेंज नहीं होगी। जब ये इक्विलिब्रियम पे जाएगा रिएक्शन, ये कम नहीं हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो जाएगी, इसमें जो हम वैल्यू अगर जो इनिशियली ऐड किया वाटर उतनी ही रहेगी। तो इट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस। अब एक बात याद रखना आपने, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया जाता है ना, तो उससे फर्दर डेरिवेशन में आपका के भी निकलता है। अगर आप यहाँ तक बोर्ड में डेरिवेशन कराएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसको फर्दर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टुवर्ड्स के भी। अच्छा, ये हम इसको यूं पैक कर देते हैं। केसी किसके इक्वल था, केसी इक्वल था BH पॉजिटिव OH नेगेटिव और B पॉजिटिव, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस से वो हमने
सर्टन मोल पर डीएम क्यूब डाली है वो यहाँ लिख देंगे, और फिर आएगा वाटर। अब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हम Kc से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पीछे क्या बचा, BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ बचा B बेस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नाउ स्टूडेंट, ये फैक्टर है ये बन गया Kb, और ये साथ बन गया BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय बेस। अब ये फैक्टर में से आप Kb फाइंड कर सकते हैं। अगर आप OH हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन फाइंड करें, देखें आप अगर हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं ना, तो पहले pH फाइंड करें। pH अगर से आपकी 12 आती है तो आपकी उससे POH निकल सकती है। टोटल pH प्लस POH 14 होता है, तो 12 में 2 का जो फैक्टर है वो POH को असाइन होगा, क्योंकि टोटल आंसर 14 आना है। POH से आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली बाय pH या थ्रू POH। ये तो बेस तो हमने खुद ऐड की है। सो अगर मुझे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पता हो, बेस की कंसंट्रेशन पता हो, तो मैं Kb निकाल लूँगा। इक्विलिब्रियम पे बाकी कंसंट्रेशन में निकाल सकता हूँ, तो फिर मैं Kb निकाल लूँगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको Kb और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट, Kb की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इंतहाई स्ट्रॉन्ग क्रोजिव बेसिस होती हैं, इंतहाई स्ट्रॉन्ग क्रोजिव बेसिस होती हैं। और फॉर एग्जांपल एनिलीन की अगर मैं बात करूं, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। समहाउ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। एनिलीन जो है इसकी Kb वैल्यू जो है वो बहुत कम है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एनिलीन एक इंतहाई कमज़ोर बेस है एज कम्पेयर टू इन बोथ बेसिस के। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि उनकी Kb वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो Kb वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू आपके किसी बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए काफ़ी है। अब हम इसके बाद जो सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को क्लियर करता है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं pKa और pKb को। देखें Ka क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, तो Ka, और Kb क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। इनकी वैल्यूज होती हैं 1 समथिंग इंटू 10 पावर -6 -4, ऐसी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ये एनिलीन की वैल्यू 4.7 10 पावर -10, ये कहलाती हैं साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस को हैंडल करना मुश्किल होता है, ये एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेशन में बड़ा मुश्किल हैंडल करना। हम इसे कॉमन नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पीएच वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है -7 10 पावर -7 या 1 × 10⁻⁻⁷, और अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ इसका, तो ये बन जाता है 7। नाउ द 7 इज ईजियर टू हैंडल। तो नेगेटिव लॉग ऐसे साइंटिफिक नोटेशंस का, एक्सप्रेशन का जो साइंटिफिक नोटेशन में हो, जिनको हैंडल करना मुश्किल हो, लेकर हम अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सो मैं ऐसी वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग लेता हूँ। सो Ka का नेगेटिव लॉग लूँगा तो वो आएगा, इसको मैं क्या पढ़ता था, Ka, और अगर मैं Kb का नेगेटिव लॉग लूँगा तो बन जाएगा pKb, यानी कि फॉर इजियर एक्सप्रेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो pKa pKb है ना, ये Ka Kb के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर किसी एसिड की Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी pKa की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स अगर मैं इनका रिलेशन लिखना चाहूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा। और अगर किसी
आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी जो pKb वैल्यू आएगी वो कम आएगी। अब एक और कॉन्सेप्ट जो इसमें हमने समझना है, फॉर एग्जांपल किसी एसिड की pKa वैल्यूज हैं, से एसिड A, B, C 3 एसिड है। A की pKa वैल्यू है 2, दूसरे की है 3, तीसरे की है 4। ये 3 वैल्यूज हैं। एक यूनिट का अगर pKa की वैल्यू में फ़र्क है ना, तो आपने यूं समझना उसे कि वो एसिड यानी कि A और B में कितने यूनिट का फ़र्क है, 1 यूनिट का। तो जिसकी pKa वैल्यू 2 है ना, वो इस 3 के मुकाबले में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, ये 3 और 4 में कितने यूनिट्स का फ़र्क है, 1। तो 3 4 के मुकाबले में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और अगर मैं बात करूं A की C से, तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स का है। तो ये एसिड C के मुकाबले में 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं D, वो लिख लेता हूं 5, यानी कि pKa वैल्यू में इंक्रीज करके लिख दी है। अब अगर मैं बात करूं A की D से, A की D से, तो A और D में कितने यूनिट्स का फर्क है, 5 - 2 3 यूनिट्स का, तो 3 यूनिट्स का फर्क है। तो इसका मतलब यह है कि A D के मुकाबले में 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो एक सिंप्लीफाइड नोटेशन आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया pKa। आप बड़ी आसानी से दो एसिड्स को कोरिलेट कर सकते हैं कि ये एसिड उसके मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड उसके मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली होगा क्या, हम बड़ी आसानी से इन एसिड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, बेसिस को एक दूसरे के साथ, pKb में भी यही होगा, कंपेयर करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे एसिड्स की जो करेक्टरिस्टिक है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो दूसरे एसिड के मुकाबले में कितनी है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने ज़्यादातर ये डेरिवेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि पीएच जो है वो अकेली काफ़ी नहीं है, क्योंकि पीएच की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी डाइल्यूशन से। हम किसी भी एसिड की एक ख़ास डाइल्यूटेड वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बेस के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। लिहाजा हम ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं फॉर अ सर्टन ए बेस या एसिड। तो जो बेस या एसिड है उसकी अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यानी कि वो हम उससे ये फाइंड करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। सो केबी की आपने पहले ये इंफॉर्मेशन देनी है, देन डेरिवेशन करनी है। उसके बाद आपने डेरिवेशन करने के बाद इसी टॉपिक के अंदर पीके और पीकेबी का कॉन्सेप्ट देना है। उसमें आपने ये वाला जो हिस्सा है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ये एक्चुअली एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ पी के ए वैल्यू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। पी के ए वैल्यू एसिड्स की स्ट्रेंथ में किस तरह डिफरेंशिएट करती है। एक्चुअली पी के ए वैल्यू कम या ज़्यादा होगी ना, तो उससे होगा ये कि जो आपका एसिड है उसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 गिनवाई हैं। और दूसरा ये है कि आपकी जो टेबल में 3 वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हैं, इनको याद रखिएगा। आई नो कि बुक में NaOH और KOH की वैल्यू नहीं लिखी हुई Kb की, ये आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड की Kb वैल्यू आ रही है और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की आ रही है। ये पूरा टेबल आपके सामने बना आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये सारी वैल्यूज़ याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनमें से 3 तो याद करें, इन तीनों की। तो बोर्ड में और बुक में ये जो आपकी डिटेल्स हैं, बोर्ड में एज अ क्वेश्चन आएंगी, बुक में वैसे डिस्कशन है। तो आपने ये याद रखना है कि Kb एक्चुअली Ka के पैरेलल है, यानी कि K एसिड की स्ट्रेंथ शो करता है, Kb बेस की स्ट्रेंथ शो करता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।